Here's the last lecture. Wave reflected amplitude of reflected, amplitude of transmitted, ठीक है, with respect to the incident wave, incident amplitude. AI के टर्म्स में AT और AR को लिखा था, राइट? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो इसके ऊपर, फिर हम लोग स्टेशनरी वेव पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, a long wire PQR is made by joining the two wires PQ and QR. Is made by joining the two wires PQ and QR of equal radii. PQ and QR of equal radii. PQ has the length of 4.8 meter. PQ has the length of 4.8 meter and mass 0.06 and mass 0.06 kilogram. QR has a length of 2.56 meter. QR has the length of 2.56 meter and mass 0.2 kg. Mass 0.2 kg. Length 2.56, mass 0.2 kg. The wire PQR is under the tension of 80 Newton. The wire PQR is under the tension of 80 Newton. A sinusoidal wave pulse of amplitude 3.5 centimeter is sent along the wire PQ from the end P
no power is dissipated, no power is dissipated, no power is dissipated during the propagation of wave pulse, no power is dissipated during the propagation of wave pulse, then calculate first question लिखो, time taken by the wave pulse to reach, time taken by the wave pulse to reach the other end are, to reach the other end are. Second question लिखना, the amplitude of reflected and transmitted wave pulse, the amplitude of reflected and transmitted wave pulse after the incident wave pulse, after the incident wave pulse crosses the point Q, crosses the point Q. एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ. यहाँ से एक वेव पल्स प्रोड्यूस हुआ, ये वेव पल्स यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस पता है, स्पीड क्या होगी, कैलकुलेट हो सकती है. वायर इज अंडर द टेंशन ऑफ 80 न्यूटन. सबसे पहले ये वाले वायर के लिए अगर मैं म्यू निकालूं तो म्यू फॉर पीक्यू क्या आएगा?
तो मास कितना है 0.06 डिवाइडेड बाय 4.8। म्यू फॉर क्यू आर कितना आएगा, तो मास कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 2.56। वेलोसिटी फॉर पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी हुई 0.06 इंटू 4.8 बराबर है क्या ये, है ना। तो ये और ये अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 480/6 आएगा ना। लिख दो। तो वी पी क्यू डायरेक्ट कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। वी क्यू आर जब निकालोगे तो कितना आएगा रूट ओवर 80 डिवाइडेड बाय, इसका मास कितना है 0.2 और ये लेंथ कितना होगा 2.56। इसको कैंसिल कर, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा सर 40 उसको 400 ले लो और 400 हो गया तो 20 हो जाएगा 32 20 इंटू 1.6 32 पक्का 32 वी क्यू आर आ गया। अब अपने पास वी पी क्यू हो गया, वी क्यू आर हो गया, तो टाइम इस स्पीड से खाली पी क्यू पे चलेगा वो, और पी क्यू देखो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 4.8/80 प्लस 2.56/32 बराबर। तो 80 इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं 16 5 से कितना होता है 80, तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई करो 2.5 से डिवाइड, तो दोनों के डिवीजन में कितना हो गया 80 आ गया। 4.8 इसका 25.6 का 1/4 कितना होगा 1.28 6.4 तो प्लस 6.4 ऐड करोगे दोनों को तो 8 4 12 6 4 10 11.2 पक्का ना अपॉन, तो अगर मैं 11.2 8 1 से 8 से घटेगा 0.1 8 4 से 1.4 आएगा क्या yes sir 0.14 0.14 सेकेंड। इतने टाइम में जो वेव पल्स है वो कहाँ से पी से लेके आर पे पहुंच जाएगी, तो ये टाइम, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एम्पलीट्यूड, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब आपको दोनों मीडियम में स्पीड पता चल गई ना, एक में स्पीड कितनी है, एक में स्पीड 80 है, दूसरे में स्पीड कितनी है, तो मैंने आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला दोनों टर्म्स में लिखा है, वेलोसिटी के टर्म्स में भी और के टर्म्स में। के नहीं पता है तो आप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो। चलो ये दूसरा पार्ट तो सॉल्व करो, पहला पार्ट कॉपी करो, दूसरा पार्ट सॉल्व करो। कितना है 1.5 और दूसरा दोनों का निकालना है, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड दोनों निकालना है।
सर रेशियो के टर्म्स आएंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ए इंसिडेंट दिया हुआ 3.5, हाँ 1.5 ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड। माइनस 1.5 रिफ्लेक्टेड। स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, मतलब डेंसर मीडियम तो फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, तो माइनस। और दूसरा कितना है? ए रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला क्या था? ए रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला क्या था? सर 4.95 ए इंसिडेंट इक्वल V2 minus V1 upon 3.5 V2 32 है minus 80 upon 112 बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 और ये डिफरेंस कितना है? 48 अपॉन 3 और ये कितना? 7। तो ये आएगा माइनस 1.5 सेंटीमीटर इज द रिफ्लेक्टेड। ट्रांसमिटेड क्या होगा? 5 हाँ तो बेटे सर 3/10 टाइम्स पी के देखा सर 10/3 टाइम्स आ रहा है। 10/3 कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से इक्वेशन बना था। मतलब रिजल्ट क्या हो गया? 2 क्या था? 2 ए नहीं बी के टर्म्स में पक्का। V1 अपॉन V1 प्लस V2 ए आई 3.5 है 2 इंटू V1 कितना है 80 ना, और V1 प्लस V2 कितना है? ये बराबर यही। हाँ सर आंसर 5 है सर। एक सेकंड चेक करते हैं। आराम से इसको और इसको कैंसिल करोगे तो ये 7 16 5 है। The amplitude of the transmitted is more 5 centimeter। ज्यादा कैसे हो गया? उससे ज्यादा कैसे हो गया? ट्रांसमिट का क्या फॉर्मूला है? 2V2 है ना। V1 कैसे आएगा? तुम लोग नहीं लिखा था, मैंने नहीं लिखवाया था वो चीज। मैंने सॉल्व करके लिखने बोला था V2 आएगा। फॉर्मूला क्या? 2K1 है ना। 2V2A V2 है ये। तो यहाँ पे भी कितना है? 32। तो ये और ये कैंसिल 2 सेंटीमीटर आएगा। 5 इनपुट है, सॉरी 3.5 इनपुट है, आउटपुट उससे ज्यादा हो जाएगा क्या? K1 K2 में मैंने लिख के दिया था, मैंने बोला था V1 V2 वाला तुम लिखो, मैंने नहीं लिखा। 2V2 अच्छा यहाँ फॉर्मूला V2 लिखा था, बाद में फॉर्मूले लिख दिया था। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे यूज करना है, तो यहाँ पर हो रहा है।
अभी 82 आने चले आगे, ये हो गया सबका, ये लिख के हो गया ये सबका। अब सुपरपोजिशन के कुछ फिनोमिना है, जैसे स्टेशनरी वेव हो गया, बीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके फिनोमिना है? सुपरपोजिशन के। तो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो इसको समझते हैं। मान लो कि अपने पास एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग को आपने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बांध के रखा हुआ है। ऐसी कुछ सिचुएशन होगी? यस सर। बातें नहीं, तो यहाँ पे एक वेव जो है वो रिफ्लेक्टेड है और एक वेव क्या है? इंसिडेंट। बातें नहीं, इस बात कैसी रही? तो ये वाली जो वेव आपको दिख रही है, ये मान लो कि रिफ्लेक्टेड है। अब रिफ्लेक्टेड है, सेम मीडियम में वेव रिफ्लेक्ट हुई है, तो कुछ वेरिएशन होने वाला है क्या? बिल्कुल, सारी चीजें सेम रहने वाली, क्योंकि मीडियम चेंज होता है तब तो वेरिएशन होता है ना। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये क्या है? इंसिडेंट वेव। तो मान लो कि पहले वेव जो इंसिडेंट हुआ वो किसी मीडियम में, तो उसका इक्वेशन क्या है? y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। If the same wave is reflected back in the same medium, तो y2 क्या लिखोगे आप? a sin ओमेगा t प्लस kx। दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना आएगा? a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a sin ओमेगा t प्लस kx। ये दोनों वेव्स का क्या हो गया? सुपरपोजिशन। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? a कॉमन ले लो, इधर लिखोगे sin ओमेगा t माइनस kx प्लस cos ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t प्लस kx। sin c प्लस sin d, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? a इंटू 2 sin c प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाय 2
into cos C minus D divided by 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये kx और ये वाला kx कैंसिल, ये ओमेगा टी और ये वाला ओमेगा टी कैंसिल, ठीक है। 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ये भी कैंसिल, और यहाँ cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये कितना आया, y इज इक्वल टू a, एक्चुअली आएगा 2a साइन 2a साइन ओमेगा टी cos kx। अब एक्चुअली जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है ना, तो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन में जैसे एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये वाला जो पार्टिकल है इसका परमानेंट वाइब्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये वाइब्रेट ही नहीं होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0। ये वाला जो पार्टिकल है वो प्लस a से माइनस a के बीच में वाइब्रेट हो सकता है, ये वाला। बट ये वाला पार्टिकल इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस a नहीं हो सकता, अभी ये उसके बीच में ही कुछ रहने वाला है, 0 से लेके प्लस a के बीच में, और वही उसका परमानेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसको जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है, जहाँ पे यहाँ पे ऑसिलेशन जैसे दोनों वेव का मिलाओगे तो कितना होगा, 2a। तो इस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एंटी नोड, क्या बोलते हैं, एंटी नोड। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये ओमेगा टी क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिकली ये क्या कर रहे हैं, अपने एम्पलीट्यूड अब वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ये ओमेगा टी को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 2a cos kx, हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू डिफरेंट है, x की वैल्यू डिफरेंट है, तो हर एक x वाले पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें एम्पलीट्यूड भी क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है। तो इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी आएगा, y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। इसमें जो ये वाला पार्ट है 2a cos kx is the amplitude of vibration of particle. It is the amplitude of vibration of the particle. कौन, 2a cos kx, ठीक है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। अब इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द बातें बंद कर, ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो अगर मैं नोड की बात करता हूं, नोड किसको बोलेंगे, तो नोड इज द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। नोड इज द पॉइंट इन द रीजन ऑफ stationary wave where displacement of points are 0. तो 2a cos kx is equal to कितना हो गया, 0। तो यहाँ से cos kx की वैल्यू भी कितनी आई, 0। तो kx की वैल्यू कितनी आई, cos इनवर्स ऑफ 0, मतलब ये कितना हो सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो। अब k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा बराबर इनटू x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2।
P की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ, P की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ। P is equal to 0, 1, 2, 3. Throw it down. P की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। P की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। 2 पुट करोगे तो पाई। तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। X की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे ये पोजीशन ऑफ नोड आ रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ नोड। पोजीशन ऑफ नोड्स क्या है, x इज इक्वल टू, पहला क्या है लैम्डा बाई 4, दूसरा कितना है 3 लैम्डा बाई 4। देखो ये 2 इधर डिवीजन में आ गया, लैम्डा यहाँ पे इसमें ही पुट करोगे तो 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4। क्लियर है। दूसरा नोड के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, एंटी नोड। एंटी नोड एक ऐसा पोजीशन बोल सकते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम। एंटी नोड लिखने बोला है मैंने आप लोगों को, No sir. एंटी नोड is the point in the region of stationary wave where displacement will be maximum। मतलब कहीं पे ऐसा होगा कि दोनों वेव का क्रेस्ट और क्रेस्ट आ जाएगा। अब वेव वही रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड दोनों इक्वल हो गए। तो जहां पे क्रेस्ट और क्रेस्ट आया a प्लस ए हो गया, और जहां पे क्रेस्ट ट्रफ और ट्रफ आया दोनों का, वहां पे a प्लस ए मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में और a प्लस ए अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो एंटी नोड पे जो 2a cos kx है, यहाँ पे 2a cos kx की वैल्यू कितनी आई, प्लस और माइनस 2a। ये वाला 2a और ये वाला 2a कैंसिल, cos kx की वैल्यू कितनी आई, प्लस और माइनस 1। तो kx की वैल्यू कितनी आई, cos इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस। तो k की वैल्यू कितनी लिखोगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। ये कितना आया 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू p पाई लिख सकते हो। p की वैल्यू 0 पुट करो तो भी आएगा 1, 2, 3 कुछ भी। तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई, p लैम्डा बाय 2। तो पोजीशंस ऑफ एंटी नोड अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, x इज इक्वल टू सॉरी 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा। तो अगर इसका आप वेव फॉर्मेशन ड्रॉ करते हो तो t जिसे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या फॉर्म होगा, नोड। नोड की एंटी नोड, एंटी नोड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया ना। फिर ये क्या होगा, इस तरह से ना, यहाँ पे तो ये देखो
ये x इज इक्वल टू 0 वाला पोजीशन, इस पे एंटी नोड बना। फिर ये कौन सा होगा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 पे क्या बन रहा है, नोड। फिर कितना हुआ, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंटी नोड। तो ये कौन सी पोजीशन है, लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2। ये कौन सी पोजीशन हुई, 3 लैम्डा बाई 4। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंटी नोड। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नोड। यहाँ पे एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ आना चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अब ये सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमा पे है, इसका एम्पलीट्यूड इतने पे ही होगा, सॉरी इसका वाइब्रेशन इतने पे ही पॉसिबल है, इससे बाहर नहीं जा सकता। टाइम पास करना, क्लास से बाहर निकल जाओ। कौन सा फिर क्या हुआ है, इसकी किस बात की ऐसी आ रही, किसने, यहाँ पे हर एक पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो फिक्स होगा। तो ये जो पार्टिकल है ये इससे यहाँ से यहाँ इतने में ही वाइब्रेट हो सकता है। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल भी, ये पार्टिकल, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर रीजन में, जो डिस्टर्बेंस है वो एक पर्टिकुलर रीजन में ट्रैप्ड है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। टॉपिक 1 सॉल्व करके हो गया, वेव्स का, यूआईक्यूज का। कब होगा वो एग्जाम नेक्स्ट वीक, कभी एग्जाम, संडे हो ना, संडे मंडे तो ट्यूसडे को ले लो आप, मंडे ट्यूसडे को लेक्चर। हाँ, टॉपिक 1 का, टॉपिक 1 क्या, अभी स्टेशनरी वेव भी स्टार्ट हो गया, उस एटलीस्ट पहले टॉपिक 1 तो खत्म करो तब तक। और कितना शेष आपके ज्यादा नहीं, अब मतलब कैसे स्टार्टिंग में वो इक्वेशन वगैरह था तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, अभी आगे सब फॉर्मूला भेज दिए फटाफट।
हो गया लिख के? डन? लिख लिए क्या सबने? अभी
गया लिख के? No sir. इसका आगे ध्यान दो। लास्ट 2 मिनट जल्दी लिखो। बाकी तो बैठे ही लिख भी जाएगी नहीं लिख रहा एक नोट बनाओ फटाफट कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लें नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड distance between adjacent node and antinode is lambda by 4. Second point, distance between two adjacent nodes distance between two adjacent nodes is lambda by 2. It is also known as loop and length of loop is lambda by 2. Next point, distance between adjacent antinodes is lambda by 2. Done. Next point, you go. Stationary waves are formed when two waves of equal amplitude and frequency traveling in opposite direction superimposed at a point in the medium superimpose at a point in हाँ बस खाली उतने रहते नेक्स्ट देखो बस at a point in the medium done next देखो particles in the same loop
will oscillate in the same phase. क्या सर? Particles in the same loop will oscillate in the same phase. मतलब सारे पार्टिकल एक साथ क्रेस्ट पे जाएंगे, सारे पार्टिकल एक साथ ट्रफ पे आएंगे. Will oscillate in the same phase. Hence, there will not be any phase difference. Hence, there will not be any phase difference. And the particle oscillating in the same phase, and the particle oscillating in the consecutive loops are out of phase. Consecutive loops are out of phase. Done? तो ये देखो, इसको क्या बोलते हो आप? लूप बोलते हो. एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस लूप, या फिर एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस कितना बताया था मैंने? λ/2. ये एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस, ये एंटी नोड है, ये भी क्या है? एंटी नोड. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? λ/2. बराबर. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? λ/4. ये डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट. देखो, एंटी नोड से नोड या फिर नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस λ/4. लूप का लेंथ λ/2. एक नोड से दूसरे नोड का λ/2. एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का. ठीक है. यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं, ये देखो, ये सारे पार्टिकल्स इन फेज है, मतलब सारे के सारे एक साथ ऊपर जाएंगे और सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे. ठीक है. तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. ठीक है. फेज डिफरेंस क्या है? 0 है. बातें नहीं. ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो आप. इसमें ना एक ग्रीन वाली वेव दिख रही है आपको, एक ब्लू वाली और एक रेड वाली. ठीक है. तो जहाँ पे एक वेव इंसिडेंट और दूसरी वाली क्या है? रिफ्लेक्टेड है. तो जब जहाँ पे दोनों का क्रेस्ट और क्रेस्ट आ रहा है, वहां पे रेड वाले को देखो, और जहाँ पे दोनों का ट्रफ और ट्रफ आ रहा है, वहां पे रेड वाले को देखो. तो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट आ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है. बट जहाँ पे दोनों का ट्रफ और ट्रफ आ रहा है, वहां पे भी सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, बट निगेटिव एम्पलीट्यूड. दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो रहे हैं? ऐड ऑन हो रहे हैं. देखो अभी ये देखो मैक्सिमम हुआ, फिर ये देखो मिनिमम. जहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट आ रहा है, ठीक है, +a 2a हो गया, और दूसरा -a -a -2.
ठीक, अब इसमें जब एक बार देखो रेड वाला ऊपर जा रहा है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला नीचे जा रहा है, दिख रहा है आपको ये चीज? तो एक बार सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं और दूसरे उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कहाँ जा रहा है? नीचे। इसीलिए मैंने बोला कंसेक्यूटिव लूप के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई रेडियन या फिर आउट ऑफ फेज होगा। लिखवाया मैंने ये चीज, लास्ट वाला पॉइंट ये लिखवाया था ना कि एक फेज, देखो एक लूप बनेगा फिर दूसरा वाला लूप, तो दोनों एडजेसेंट लूप जो होंगे, कंसेक्यूटिव लूप्स जो है, उनके बीच में पार्टिकल का फेज डिफरेंस कितना है? पाई रेडियन। और जबकि एक ही लूप में अगर देखोगे तो सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, तो पार्टिकल का फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। ठीक, तो देखो जो पार्टिकल पहले मैक्सिमम ऑसिलेट हो रहा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो है, रेड वाली जो पोजीशन है वो सबकी फिक्स्ड है। एक ही पार्टिकल मैक्सिमम पे जा रहा है और नीचे आ रहा है, बाकी सारे नहीं जा रहे, क्योंकि वो एनर्जी वो पर्टिकुलर रीजन में ट्रैप्ड है। जबकि ब्लू वाला जो डिस्टर्बेंस है, ब्लू वाला और ग्रीन वाला वेव, ये देखो तो ये हर एक पार्टिकल के लिए है, किसके हिसाब से हर एक पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है? ब्लू और ग्रीन वाले को देखो। बट रेड वाला जो है वो खाली एक ही पोजीशन पे मैक्सिमम पे और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जा रहा है। प्लस 2a से माइनस 2a के बीच में रेड वाला खाली एक ही पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, ऐसा नहीं कि एडजेसेंट वाले को भी उतने एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं। समझ आया? तो ये स्टेशनरी वेव का ये एक फीचर है जो इसको बाकी वेव से क्या करता है? अलग करता है। क्लियर है ये? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। मान लो अगर मुझे एक जनरल इक्वेशन लिखना हुआ, ठीक है, स्टेशनरी वेव का, देखो हेडिंग डालो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। क्या इक्वेशन है? y is equal to 2a sin omega t, सॉरी sin kx प्लस phi 1 लिख दो और sin omega t प्लस phi 2। ध्यान से देखो, बातें नहीं करो। इसमें मैंने जो इक्वेशन आपको बताया ना, वहां पे कौन सा है? इसको अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑसिलेशन को। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को। किसको? मान लो कि x इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है, एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है? 0 है। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो ये phi 1 कितना आ जाएगा? 0 है। और एट x इज इक्वल टू, मान लो 0 पे y की वैल्यू कितनी है? प्लस, और देखो अगर ये 2a मैक्सिमा पे, जैसे यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0, तो इसमें ये cos आया ना। cos कैसे आया होगा? cos क्यों आया? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हुआ होगा, तभी तो कन्वर्ट होता है साइन कॉस में। नहीं समझे क्या? तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 2। समझ आया? तो उसके हिसाब से ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये प्लस 2a होगा, तो ऑड मल्टीपल में भी एक 1 आएगा, एक 3 आएगा, तो यहाँ मतलब पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, उसके हिसाब से फिर चेंज होता रहता है। ठीक, तो ये जनरल इक्वेशन है, ये लिख के रखो, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। ये दोनों
समझे? ये हो गया ना सबका? तो नीचे का भी लिखना है ना? कौन सा वाला? नीचे एक लिखना है। ये हाँ लिखना है, खुद नहीं लिखना। नहीं चाहिए। हो गया? लिख के एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर, इसका वाक्य थोड़ा पास देखो। The vibrations of the string of length, the vibrations of the string, the vibrations of the string of length 60 centimeter, of length 60 centimeter, fixed at both the ends, fixed at both the ends, are represented by the equation, are represented by the equation, equation board पे लिखा हुआ है छापो, are represented by the equation done. आगे लिखिए, where x and y are in centimeter, where x and y are in centimeter and t is in second, and t is in second, then first question, एक ही क्वेश्चन बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन फिर टुकड़े टुकड़े में एक अलग क्वेश्चन लिख के मतलब देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, what is the maximum displacement of the point which is at x is equal to 5 centimeter, which is at x is equal to 5 centimeter. Second question, where are the nodes located along the string, where are the nodes located along the string, where are the nodes located along the string. Third question, what is the velocity of the particle, what is the velocity of the particle at x is equal to 7.5 centimeter, at x is equal to 7.5 centimeter and t is equal to
0.25 second. T is equal to 0.25 second. Next question. Write down the equations of the component waves. Write down the equations of the component waves whose superposition gives the above waves. कौन सी दो वेव्स का सुपरपोजिशन होने से ये तीसरी स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है, वो दोनों वेव का इक्वेशन भी चाहिए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला बेस केस तो चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला ही आएगा, तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 मिनट ले लो, पहले आप ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, फिर बताओ। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग, वो कौन से पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हुआ है जिसकी पोजीशन एक नॉर्मल वेव वाले से 2√3 आएगा, 2√3 आएगा। ये कौन से पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकाल रहा है? हाँ, तो डायरेक्ट उसको, ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है ना, इसमें x की वैल्यू 5 होती है, इसको क्यों करना है? देखो क्या निकालना है, किसका, वो पूरा ना, ये पूरे को स्टेशनरी वेव है, ये पूरा एम्पलीट्यूड वाला ये नॉर्मल वेव नहीं है, ये स्टेशनरी वेव, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा। हाँ, आते नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर आया। देखो ये पूरा पार्ट जो है,
पूछ रहा था कितने मार्क्स का। अभी ये ज्यादा जरूरी है। ये देखो, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना, इसमें हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये पूरा एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन ये पूरा कवर करेगा। तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताना है जिसका x क्या है, 5 है। तो क्या लिखोगे, 4 sin पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15। कितना आया, 4 sin π/3 ना, 5/3 मतलब कितना हुआ, √3/2। तो ये कितना है, 2√3, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि ये साइन है ना, साइन और कॉस तो कोई यूनिटलेस, ये तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई ना। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही। ये कितना है, 2√3 सेंटीमीटर। अब हाँ, ये भी 2 ही हुआ, 2 हाँ, इसको डिवाइडेड 2 किसको डिवाइड कर दो, ये जो वैल्यू है ये तो 2a का वैल्यू है। तो तू जो a निकालेगा, a कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा एक वेव का। स्टेशनरी जो 2 वेव वहां ज्वाइन हुई है, उसमें से एक का एम्पलीट्यूड ये है। समझे? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नोट्स पूछा है ना। देखो नोट्स पूछा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, नोट्स पे 0 हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। तो 4 sin πx/15। तो साइन इनवर्स ऑफ 0, देखो 0 डिवाइड बाई 4 0, साइन इधर आया, साइन इनवर्स इधर क्या आया, πx/15। ये कितना आएगा, 0 पाई हो सकता है ना। तो ऐसे वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई भी तो हो सकता है, 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये कहाँ तक, टोटल 60 मीटर है, सॉरी 60 सेंटीमीटर है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो 0 हो सकती है, दूसरा क्या होगा, 15 होगा, पाई पाई कैंसिल, हाँ तो 15 होगा, 30 होगा, फिर 45 होगा, फिर 60 होगा। तो दीज आर द पोजीशंस ऑफ नोड। और क्या पूछा है, velocity of the particle at x is equal to 7.5 and t is equal to 0.25। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी पूछा है जिसके x की वैल्यू कितनी है, 7.5। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किसका, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तीसरा पार्ट यहाँ से v कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल टू क्या है, देखो कौन से पार्टिकल को पूछा हुआ है जिसका x कितना है, 7.5। तो पहले y निकालो, y इज इक्वल टू 4 sin π/2 डायरेक्ट लिखो, यस सर, इनटू cos 90 pi t। तो v ऑफ द पार्टिकल 4, हाँ बाद में वो पुट करेंगे ना, वेलोसिटी में पुट करेंगे, कौन से टाइम पे वेलोसिटी पूछा होगा। अभी ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, वो पार्टिकल की पोजीशन पे पुट किया। ये पूरा कितना होगा, 4 आएगा, आया ना, ये तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा तो ये भी 0.25। 4 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 90 पाई टी और इंटू 90 पाई आया। तो ये कितना है, -360 पाई इंटू साइन 90 पाई, और टी की वैल्यू कितनी बोला है, 0.25। तो ये कितना हुआ, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 कितना हुआ, 22.5, 22.55 मतलब 22/2, 22 प्लस हाफ, तो ये हो गया तुम्हारा -360 पाई इंटू साइन 22
पाई प्लस 5/2 वन ही होगा बराबर है क्या ये? है ना? तो ये 22 पाई मतलब देखो 11 पाई 12 पाई 2 into 11 22 पाई तो 11 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया हाँ प्लस 5 प्लस पाई/2 वन ही आएगा कितना आएगा -365 हाँ बराबर है सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट रेशियोज इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ठीक है। ये जो वेव है ना इसको स्प्लिट कर दो क्या लिखोगे y is equal to 2 into 2 sin pi x divided by 15 into cos 90 pi t बराबर है यही है ना। तो 2a हो गया ये sin c plus d upon 2 देखो यहाँ पे c plus d upon 2 is equal to 90 नहीं pi x upon 15 तो c plus d की वैल्यू कितनी है 2 pi x upon 15 c minus d upon 2 कितना हुआ 90 pi t तो c minus d की वैल्यू कितनी आई 180 pi t बात समझ में आई? यहाँ से एक्चुअली ये दो वेव का सुपरपोजिशन के बाद आया हुआ रिजल्ट है आया ना। तो ये हो गया 2 sin c plus d upon 2 और ये हो गया cos c minus d upon 2। तो यहाँ पे ये 2 as it is अब पहले sin c plus d upon 2 ना तो c की वैल्यू कितनी आई इसको और इसको कैंसिल कर दो ऐड करोगे 2c is equal to तो c की वैल्यू कितनी आएगी थोड़ा ध्यान से आंसर करो pi x by 15 plus 90 pi t और d की वैल्यू कितनी आएगी देखो d निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करोगे c कैंसिल d plus d 2d सब्ट्रैक्ट किया ना तो माइनस आएगा माइनस तो यहाँ पे कितना आएगा पाई x माइनस कोई डाउट है इसमें तो साइन c प्लस साइन d ना तो c की वैल्यू क्या आएगी बोलो पाई x by 15 प्लस 90 पाई t प्लस दूसरा वाला साइन माइनस 90 पाई t। अब ये जो 2 है ये एक बार इसके साथ देख लो और एक साथ ये जो है ये एक वेव हो गई ये दूसरी वेव यही दोनों वेव सुपरपोज होके ये वाली वेव बराबर है ना कोई डाउट डिफिकल्टी तो ये एक ही क्योंकि इसमें सिचुएशन नहीं होती इसमें फॉर्मूला होता है तो इसलिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमने सीखी। डन चलो मिलते हैं मेरे आने के बाद ये लोग हमारे इंग्लिश में चैट जीपीटी हमारी कैसे बन रहा है नहीं करो हिंदी में क्या हम मेरा बोल
चौकसी क्या है? एक assume कैसे गाले साढ़े 3